तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट में क्या हो गया कि जो बजट में जो प्राप्त होगा, रिसिप्ट्स मिलेगा, वो कैसे होगा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा और कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। बजट में जो खर्च होगा वो स्कीम एक्सपेंडिचर होगा, नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर होगा। स्कीम एक्सपेंडिचर जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जबकि नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या ये बता रहा है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट कम और खर्च ज़्यादा हो तो क्या होगा, इनकम कम और खर्च ज़्यादा होगा तो घाटा होगा। इसी बजट को क्या बोलते हैं हम लोग, घाटे का बजट बोलते हैं, डेफिसिट बजट। अभी हम कारण भी बताएंगे कि क्यों इंडिया डेफिसिट बजट लाता है। अब क्या है कि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर यानी जो रिसिप्ट्स है, सरकार का जो आय है और सरकार का जो व्यय है, ये अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस बजट, संतुलित बजट। और जिसमें क्या है कि आय जो है, आय ज़्यादा है, रिसिप्ट्स ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू उसका एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर कम है, जिसमें कि आय अधिक है और एक्सपेंडिचर कम है। ऐसे बजट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे बजट को बोलते हैं सरप्लस बजट। ये बजट जो है, बजट ये क्या है, ये है आर्थिक लेखा जोखा। किसका, तो एक वित्तीय वर्ष का जो आर्थिक लेखा जोखा होता है उसको हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, लेखा जोखा। ये लेखा जोखा। अब देखिए कि बजट क्या बताता है कि हमारा इनकम क्या है यानी रिसिप्ट्स, आय क्या है और व्यय क्या है। इसके लिए एक रूपरेखा तैयार किया जाता है। ये रूपरेखा सरकारी स्तर पे भी तैयार होता है और परिवार में भी तैयार होता है। सोचिए एक छोटा सा परिवार हो तो क्या परिवार ये तय नहीं करती है कि उसका आय कितना है और उसका व्यय कितना होना चाहिए। जब एक परिवार चलाने के लिए आय व्यय का हिसाब रखा जाता है ताकि परिवार अच्छी तरह से चल सके, तो फिर एक देश को चलाने के लिए जो बजट है यानी उसके आय व्यय का हिसाब रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बजट का महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रहा है। बजट जो होता है ये राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब बजट में क्या है कि सब कुछ देख लेंगे हम लोग बजट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बजट से जुड़ा हुआ ये बजट क्या हो गया कि आने वाले जो वर्ष है, वित्तीय वर्ष, उसका लेखा जोखा होता है। एक मानक तय किया जाता है कि किस सेक्टर में कितना पैसा देना है। अगर टैक्स कलेक्शन की बात या फिर टैक्स में किसी भी तरह के सुधार की बात हो तो क्या किस में सुधार होना चाहिए, किस में छूट दिया जाना चाहिए, किस में कितनी सब्सिडी जाएगी। इस तरह की सारी आर्थिक गतिविधियां आपको बजट में, यानी आप सोचें तो बजट वो दस्तावेज है जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले वर्ष में या फिर भविष्य में देश किस दिशा की ओर बढ़ेगी। यानी कि बजट जो है ये एक तरह से एक ऐसा दस्तावेज जो ये तय करता है कि देश किधर जाएगी। अगर देश को आगे जाना है तो वो तय क्या कर देगा, बजट तय कर देगा। अगर बजट जो है ये साबित करता है कि आने वाले समय में किस सेक्टर में कितना अलॉटमेंट होगा और फिर उसका इन्वेस्टमेंट जो है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा और उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, या फिर उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे डेवलपमेंटल वर्क जो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट होगा, उससे फर्दर क्या देश को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। ये सारी बातें अगर आपको समझनी है तो बजट देखना पड़ता है। तो बजट में क्या होता है कि बजट ये एक वित्तीय आर्थिक लेखा जोखा एक वित्तीय वर्ष के लिए। इसमें बजट में आप गौर करेंगे कि बजट में पिछले जो मान लीजिए कि 2023-24 का बजट आने वाला है, तो बजट में 2022-23 में जो बजट आया था उसमें क्या उपलब्धि हुई उसको भी बताया जाता है। 23-24 में जो बजट आने वाला है उसमें ये बताया जाएगा कि 23-24 में क्या होगा। फिर उसका फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है बजट से ही। तो बजट हो गया आर्थिक लेखा जोखा। ये बजट जो है, बजट का सिस्टम हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ है, चलिए देख लीजिए। एकदम छोटा सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सैकड़ों बार आप अगर एग्जाम अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है। तो भारत में जो पहली बार बजट आया था, चलिए इसको देखिए, 1860 में जेम्स विल्सन, ब्रिटिश पीरियड में आया था जेम्स विल्सन। ये कुछ है ना, 4 तो निश्चित रूप से आपको जानना ही जानना। 1860 में जेम्स विल्सन बजट लेकर आया था। फिर बात करते हैं हम लोग कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जो बजट आया था 1947 में शनमुगम सेट्टी
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद गणतांत्रिक भारत में 1950 में जो पहला बजट आया था वो किसने लेकर आया था? वो बजट लेकर आया था जॉन मथाई। जॉन मथाई। और जो एक और इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा बार बजट, जो बजट से रिलेटेड, ये एकदम सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट बात, इसलिए जो सबसे ज़्यादा बार बजट लाया है वो बजट मोरारजी देसाई 10 बार। मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार, सर्वाधिक बार बजट लाने वाले। ये तो सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा हाँ, एक सवाल ये भी कि बजट जो है इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 112, सिर्फ अनुच्छेद 112 जानने से हो गया कि ये बजट का जुड़ा हुआ प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 112 में है। अब ये जान लेना है कि जो बजट की प्रक्रिया होती है ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। लंबी प्रक्रिया से इसमें अगर आप देखें बजट की तैयारी से लेकर इसको इम्प्लीमेंट करने में लगभग 6 महीने का समय तो निकल ही जाता है। अगर इसको ढीला ढाला तरीके से किया जाए 6 महीना निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम 90 दिन लगता है बजट पास होने के बाद भी जो भी अलॉटमेंट होता है उसको मतलब उस राशि से काम शुरू होने में लगभग 90 दिन का समय लग जाता है। तो अब एक तरह से है कि अगर बजट का प्रोसेस चल रहा है और बजट के प्रोसेस के समय सरकार को अगर किसी तरह की पैसे की या खर्च की ज़रूरत है तो उसके लिए वो लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट लेकर आती है। लेखानुदान का जो उल्लेख है उसको भी देख लीजिए। लेखानुदान ये बहुत बार पूछा है। लेखानुदान जो है ये आता है अनुच्छेद 116, इसको एकदम जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब बजट का प्रावधान या प्रोसेस चल रहा होता है, सरकारी खर्चे के लिए राशि अगर नहीं हो तो कैसे उसको कवर किया जाएगा, तो उसको कवर करने के लिए लेखानुदान बजट लाकर उस काम को कंटिन्यूअसली चलाया जाता है ताकि काम रुके नहीं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बजट है, तो बजट में देखिए क्या है कि बजट का कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना है कि बजट कंपोनेंट क्या होता है। इसके बाद फिर ये जानना है कि हमारा इंडिया का जो बजट आता है वो डेफिसिट बजट ही क्यों आता है, सरप्लस या फिर बैलेंस बजट कैसे देशों में होता है, इसको भी देखेंगे। फिर हम लोग चलिए देख लेते हैं आगे। सबसे पहले कंपोनेंट को जान लेते हैं कि बजट का जो कंपोनेंट होता है वो क्या है। तो बजट का जो कंपोनेंट होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि बजट के कंपोनेंट में हो गया कि जो बजट का रिसिप्ट्स होगा, जो बजट से प्राप्त होगा, और बजट का व्यय होगा, जो बजट में जो एक्सपेंडिचर की बात आएगी। तो कंपोनेंट ऑफ मैंने बजट का घटक, चलिए देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ बजट यानी बजट के जो घटक होते हैं क्या क्या होते हैं। तो ये बजट का जो रिसिप्शन मैंने बजट की जो प्राप्तियां होती है, बजट प्राप्ति, रिसिप्ट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा, तो बजट से जो प्राप्ति होती है रिसिप्ट बजट, ये रिसिप्ट हो गया, और एक्सपेंडिचर बजट से जो व्यय होगा। बजट से जो व्यय होगा उसको क्या बोले, एक्सपेंडिचर। ये क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बजट के घटक। चलिए यहाँ देख लेते हैं हिंदी, बजट के घटक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के साथ साथ सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। चलिए तो इसमें क्या होगा, बजट में जो रिसिप्ट्स होगा और एक्सपेंडिचर होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बजट से जो प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति क्या होगी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी राजस्व आय, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, और ये हो गया पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल, पूंजीगत प्राप्ति। ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या होगा कि जो हमको प्राप्त हो रहा है। अब क्या है कि इसका जो एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर में क्या होता है ना कि इससे पहले जो था वो एक्सपेंडिचर को शो करने का तरीका अलग था, इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन था, और योजना आयोग उस समय इसके ऊपर विचार रख रही थी कि नहीं, एक्सपेंडिचर को समझने में दिक्कत हो रही है। तो उस समय एक कमेटी बनी थी,
ठीक है, आप जानते होंगे उस समय कमेटी बनी थी, कमेटी 2015-16 में बनी थी। ये कमेटी था व्यय प्रबंधन आयोग, व्यय प्रबंधन कमेटी। ये कमेटी बिमन जालान की अध्यक्षता में बनी थी और इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो बजट का एक्सपेंडिचर है ना, उसको स्कीम और नॉन स्कीम में दिखाया जाए। स्कीम एंड नॉन स्कीम, स्कीम और नॉन स्कीम में दिखाया जाए, यानी कि स्कीम में जो खर्च होगा और नॉन स्कीम में जो खर्च होगा, तो स्कीम और नॉन स्कीम में दिखाया जाएगा। अब स्कीम और नॉन स्कीम में दिखाया जाएगा, फिर इसके भी उसी तरह के दो ये जो एक्सपेंडिचर होंगे क्या होंगे देख लीजिए, वेरी सिंपल। देखिए ये जो इस तरह का जो हम मेरा समझाने का प्रयास है वो इसीलिए है कि वो इतनी आसानी से होना कि फिर चूँकि बजट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी समझ में आएगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको इतने आसानी से समझ लेना है, फिर कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। मेरा तो यही मानना है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो स्कीम है, तो स्कीम में क्या एक्सपेंडिचर, तो स्कीम एक्सपेंडिचर चलिए लिख देते हैं यहाँ, एक्सपेंडिचर, स्कीम एक्सपेंडिचर, नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर। अब स्कीम एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, तो स्कीम एक्सपेंडिचर में दोनों होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को इसी तरह लिखते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि पूंजीगत व्यय। अच्छा, आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय या फिर राजस्व आय और पूंजीगत आय में क्या अंतर होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए क्या होता है कि राजस्व आय क्या है, वो रेवेन्यू से जो आ रहा है ना, जो रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन हो गया, तो जो रेवेन्यू से आता है ना, उसमें सरकार को कोई देनदारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सरकार को अगर रेवेन्यू से कुछ जनरेट हो रहा है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ रहा है, राजस्व प्राप्ति हो रही है, तो उसमें कोई देनदारी नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट्स आ रहा है, पूंजीगत हो रहा है, इसमें क्या है कि इसमें देनदारी भी होती है। इसमें इसलिए देनदारी होती है कि इसमें लोन भी शामिल होता है, इसमें लॉन्ग टर्म का लोन जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन ये पूंजीगत प्राप्ति में आएगी, तो वो क्या होगा कि इसमें लायबिलिटीज है, इसमें लायबिलिटीज है। इसीलिए पूंजीगत रिसिप्ट जो है इसमें लायबिलिटीज होता है, और रेवेन्यू में कोई लायबिलिटीज यानी भुगतान नहीं करना होता है, इसमें कभी ना कभी भुगतान करना पड़ सकता है या फिर ब्याज भुगतान करना पड़ता है। अब चलिए, तो हम लोग स्कीम में देख रहे थे, स्कीम एक्सपेंडिचर में हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया राजस्व खर्च और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, तो पूंजीगत खर्च। अब नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर में भी इसी तरह दो है, उसको भी देख लीजिए। चलिए, तो इसमें हो गया नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसमें हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या हो गया, ये कंपोनेंट्स ऑफ बजट है। चलिए क्विकली रिवाइज कीजिए इसको। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में क्या हो गया कि जो बजट में जो प्राप्त होगा, रिसिप्ट्स मिलेगा, वो कैसे होगा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा और कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। बजट में जो खर्च होगा वो स्कीम एक्सपेंडिचर होगा, नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर होगा। स्कीम एक्सपेंडिचर जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जबकि नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या ये बता रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट में जो कंपोनेंट्स है उसको बता रहा है। जैसा मैंने कहा था कि स्कीम और नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर की जब बात आई, यानी बजटीय एक्सपेंडिचर की बात आई, तो ये है 2017-18 के बजट में, 2017-18 के बजट में, यानी 2017 में ये अपनाया गया स्कीम और नॉन स्कीम बजट वाला पॉलिसी। कब अपनाया गया, तो 2017-18 में। तो आपको एक इंपॉर्टेंट ये बता दें कि 2017 और 2018 ये जो बजट था ना, इस बजट में तीन चीज़ को जानना होगा जो इम्पॉर्टेंट है। पूछना अब तक पूछा भी जा चुका, फिर पूछा जाएगा, ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पूछना ही है इसको। 2017-18 के बजट में जो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 1 कि 2017-18 का जो बजट आया, इसमें पहली बार क्या हुआ, 1924 से भारत में जो जनरल बजट और रेलवे बजट अलग अलग आ रहा था। 1924 से, गौर कीजिए, 1924 से रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग आ रहा था, लेकिन 2017-18 से क्या हुआ कि रेलवे बजट को जनरल बजट में जोड़ दिया गया। इसका मतलब रेलवे बजट जो 1924 से आ रहा था वो बंद हो गया, अलग से आना। रेलवे बजट जो 1924 से आ रहा था वो बंद हो गया, और किसके साथ आने लगा, ये साधारण बजट जो जनरल बजट आ रहा है, जनरल
बजट का हिस्सा बन गया, यानी कि रेलवे बजट अब अलग से नहीं आना। कब से? 2017-18 से। चलिए दूसरा, बजट जनरली क्या होता है कि बजट पहले फरवरी माह के यानी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में सामान्यतः आता था। अब क्या हुआ कि 2017-18 से बजट जो है वो 1 फरवरी को आने लगा। 2017-18 से 3, और ये सवाल अब तक पूछे गए और पूछे जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसीलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और तीसरा, 2017-18 में ही क्या हुआ था कि व्यय प्रबंधन आयोग जो बिमल जालान की अध्यक्षता में बनी थी, उन्होंने बजट में जो खर्च होता है, खर्च को अलग तरह से कैटेगराइज कराया, कैटेगराइज करने का सलाह दिया, और उसी के आधार पे पहली बार जो बजट का एक्सपेंडिचर होता है वो स्कीम और नॉन स्कीम में, स्कीम और नॉन स्कीम, इसमें कब बंटवारा होने लगा एक्सपेंडिचर का? तो ये 2017-18 के बजट से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जानना बेहद ही जरूरी है, ये बजट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे देखिए बजट में क्या होता है कि जो बजट आता है तो बजट का एक प्रोसेस है। अब जानते हैं बजट जो लाया जाता है इसकी तैयारी लगभग 6 माह पूर्व से शुरू हो जाती है, यानी ये एक लंबी प्रक्रिया, और बजट आने के बाद भी लगभग 90 दिन का समय लगता है इसके जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं उसको रिलीज करने में। आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, मार्च लूट। ये मार्च लूट क्या होता था एक्चुअली? इससे पहले क्या हो, मार्च लूट की घटना बार बार आती थी कि जो फरवरी लास्ट में जो बजट आता था, तो उसमें फरवरी लास्ट में बजट आता था तो क्या होता था कि बजट फरवरी लास्ट में आ रहा है। अब उस बजट का जो बजट फरवरी लास्ट में आने से क्या होता था कि बजट जो रिलीज होता था, जो अमाउंट रिलीज होता था, वो जनरली मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी लगभग समझ लीजिए कि जून के समय तक एलोकेट होता था। यानी कि जो बजट फरवरी लास्ट वीक में आई, वो बजट का जो राशि है वो एलोकेट कब हो रहा है? तो जून तक, जून या जुलाई तक समझिए। और तो जून तक चला गया तो मतलब 6 माह मात्र इधर मिला, और उधर क्या होता था कि फिर जनवरी से बजट की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो खर्च का जो समय होता था ना, वो नहीं, खर्च के लिए जो राशि उपलब्ध होती थी वो उसके लिए समय कम पड़ जाता था। तो क्या होता था कि जो बची हुई राशि रहती थी उसे किसी भी तरह से खत्म किया जाता था। तो क्या होता था कि बजट जैसे ही आने वाला होता था, यानी वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला होता था पहले 1 अप्रैल से, उससे पहले जो पिछले बजट में जो राशि निर्धारित की गई थी, फंड एलोकेट किया गया था, उस फंड को क्या किया जाता था कि मार्च महीने तक में किसी तरह खत्म कर दिया जाता था। अब किसी तरह खत्म कर देने से क्या होता था कि अब ऑब्वियस है कि जो पिछले 6 महीने में या 8 महीने में जो काम हुआ और उसके बाद जो राशि बच गई, उस राशि को जबरदस्ती 1 माह में ख़त्म करना, यानी किसी भी तरह से मार्च में उसको निकाल कर उस राशि का यूज कर लेना, ऑब्वियस है कि उस राशि का सदुपयोग नहीं होता होगा। इसलिए उसको मार्च लूट कहा जाता था कि वित्तीय वर्ष से पहले मार्च में वो पैसा जल्दी से जल्दी निकाल लेना, उसको मार्च लूट कहा गया। मार्च लूट को रोकने के लिए इसको 1 फरवरी का समय दिया गया, 1 फरवरी का समय दिया गया, और कंटिन्यूअसली बजट सत्र को लंबा करते हुए यह माना गया कि अगर 1 फरवरी को लाते हैं तो कम से कम मई महीने तक में राशि जो है जिसके लिए एलोकेट हुआ है वहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि 2 महीने का ज़्यादा समय मिल गया 1 फरवरी का डेट को इम्प्लीमेंट करने से। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट पहल था 1 फरवरी। चलिए अब इसमें क्या है कि जो बजट लाया जाता है, तो बजट में आप बहुत तरह के टर्म सुने होंगे। बजट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग सुनते हैं, और अभी तक आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपको हमेशा मिलेगा भारत का जो बजट है वो बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट बताया जाता है। भारत के बजट को क्या बोला जाता है? डेफिसिट बजट। ये डेफिसिट बजट क्या होता है? इंडियन बजट को डेफिसिट बजट क्यों बोला जाता है, या फिर इंडिया डेफिसिट बजट क्यों लाती है? तो देखिए, डेफिसिट बजट को समझने के लिए जो टर्म है वो ये है कि बजट में ये बजट, डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट। चलिए यहाँ लिख देते हैं और आसानी से आप, घाटे का बजट। भारत हमेशा घाटे का बजट ही क्यों प्रस्तुत करता है, ये यूपीएससी के मेंस में भी पूछा जा चुका। घाटे का बजट, तो घाटे का बजट क्यों, तो घाटे का बजट का बात क्यों? इसीलिए कि देखिए बजट में क्या होता है कि बजट जो आएगा तो उसमें 3 स्टेज हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग जैसे बजट का जो, देखिए यहाँ क्या है कि बजट में जो प्राप्ति है, रिसिप्ट्स है, और एक्सपेंडिचर है। अगर ये जो रिसिप्ट्स है ये कम है
और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी आय कम, इनकम कम, रिसिप्ट्स कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो वो बजट कैसा होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, 3 तो टर्म है, तुरंत समझ लेंगे। इसमें क्या हुआ, सीधे सीधे देखिए कि बजट में जो रिसिप्ट्स हुआ, मतलब जो आय होगा, रिसिप्ट्स आय और एक्सपेंडिचर व्यय, इसमें भी वही चलिए इसमें व्यय और इसमें रिसिप्ट्स आय और एक्सपेंडिचर व्यय। अब इसमें देखिए आसानी से समझ लेंगे, बिल्कुल ही सहज शब्दों में समझना है तो सहज ही समझना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रखना है। इसमें क्या है कि देखिए बजट क्या हो गया कि बजट में मैंने कहा कि जनरली क्या होता है कि भारत में जो बजट आता है उसको घाटे का बजट ही क्यों प्रस्तुत किया जाता है, यानी हमारा बजट डेफिसिट बजट ही क्यों होता है। ये डेफिसिट बजट क्या हुआ, देखिए कि जब आय जो है, इनकम, रिसिप्ट्स, वो क्या होगा, कम और खर्च ज़्यादा होगा, यानी व्यय जो है ये अगर ज़्यादा होगा, देखिए इसको कौन सा ज़्यादा हो रहा है, ये अगर इनकम कम और खर्च ज़्यादा हो तो क्या होगा, इनकम कम और खर्च ज़्यादा होगा तो घाटा होगा। इसी बजट को क्या बोलते हैं हम लोग, घाटे का बजट बोलते हैं, डेफिसिट बजट। अभी हम कारण भी बताएंगे कि क्यों इंडिया डेफिसिट बजट लाता है। अब क्या है कि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी जो रिसिप्ट्स है, सरकार का जो आय है और सरकार का जो व्यय है, ये अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस बजट, संतुलित बजट। और जिसमें क्या है कि आय जो है, आय ज़्यादा है, रिसिप्ट्स ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू उसका एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर कम है, जिसमें कि आय अधिक है और एक्सपेंडिचर कम है। ऐसे बजट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे बजट को बोलते हैं सरप्लस बजट। आप जानते होंगे कि सिंगापुर सरप्लस बजट देने वाला, पहली बार सरप्लस बजट देने वाला विश्व का पहला देश है, जिसका बजट सरप्लस बजट होने के कारण वो अपने यहाँ के लोगों को लगभग 80,000 रुपया इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो लोगों को वो वितरित किए थे, क्योंकि उसका बजट सरप्लस था, उसके पास राशि थी, उस राशि को उन्होंने अपने लोगों पे बांटा। ये सिंगापुर विश्व का पहला देश था जिन्होंने सरप्लस बजट दिया। तो सरप्लस बजट कब होगा, जब उसकी आय अधिक और खर्च कम। भारत क्या होता है कि भारत में आय कम और खर्च ज़्यादा होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट बजट। और डेफिसिट बजट के पीछे का लॉजिक है, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से लोन प्राप्त करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व में वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा लोन प्राप्त करता है। और वर्ल्ड बैंक से जो लोन प्राप्त होता है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एकदम मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट में मिलता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी विकास के काम में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक से लेकर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो एक मुश्त पूंजी भी प्राप्त होती है और नाम मात्र उसका जो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डेफिसिट बजट होता है ना, तो डेफिसिट बजट होने के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ मनी फ्लो होता है विदेश से हमारे यहाँ, यानी जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने का एक बहुत बड़ा कारण हमारा डेफिसिट बजट भी है। क्योंकि डेफिसिट बजट में क्या होता है, सबसे पहले तो समझिए कि वर्ल्ड बैंक से हमें सबसे ज़्यादा लोन मिलता है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक से लोन हम लोग लेते हैं। अब जानते हैं जो आईएमएफ से लोन लेता है उसको वो बर्बादी के कगार में पहुंच जाता है, क्योंकि आईएमएफ का जो लोन होता है वो एकदम हार्ड एंड फास्ट टर्म कंडीशन और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट में होता है, जैसा कि आपने अभी श्रीलंका वाली स्थिति में भी देखा होगा। लेकिन भारत वर्ल्ड बैंक का सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला है, इसलिए वर्ल्ड बैंक का लोन एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। और वो कारण है हमारा कि बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग डेफिसिट बजट लाते हैं। फैक्ट भी है कि हमारा जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ऑलवेज कम रहता है, इसके बावजूद डेफिसिट बजट का हमको बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये डेफिसिट बजट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑलमोस्ट बजट के हम लोगों ने सभी प्रोसेस को देख लिया। अच्छा हाँ, जैसे कि होता है कि बजट की जो तैयारी होती है, बजट की तैयारी लगभग 90 दिनों पहले शुरू हो जाती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब बजट फाइनल हो जाए
फाइनल हो जाता है, मतलब अब तय हो जाता है कि यही बजट होंगे। और जब बजट प्रिंट की प्रक्रिया शुरू होती है तो बजट से जुड़े हुए जितने लोग, बजट से, ध्यान से सुनिए इसको, बजट से जुड़े हुए जितने लोग, जब बजट प्रिंट होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, कोई भी किसी भी तरह से बाहर के लोगों से संपर्क नहीं रख सकता है, यानी अपने परिवार के सदस्यों से भी संपर्क नहीं रख सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब तक बजट तैयार होता है, रिटन फॉर्म में तैयार होता है, उस दौरान वो कहीं किसी से संपर्क नहीं कर सकता है। और जब बजट प्रिंट फॉर्म में तैयार हो जाता है, ठीक बजट, आप ध्यान देंगे कि बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले आप देखेंगे कि जो वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बजट निर्माण में सहयोग कर रहे होते हैं, सबके साथ मिलकर हलवा बनाते हुए इमेज आप जरूर देखेंगे, मैं भी एक इमेज डाल दूंगा, आप ध्यान देंगे। तो ये हलवा सेरेमनी जो होता है ना, ये खुशी होता है उस बंदिश के बाद का कि हाँ बजट तैयार हो गया, प्रिंट फॉर्म में हो गया, अब वो घर भी जा सकता है और सरकार भी निश्चिंत हो गई कि उसकी बजट तैयार हो गई प्रिंट फॉर्म में, जो कि संसद में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में होगी। अब आप देखे होंगे कि बजट जो प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, और फिर बजट के बाद क्या होता है कि बजट में जो भी प्रावधान किया जाता है उसको बारी बारी से पारित करवाया जाता है। उसमें से आप जो एक इम्पॉर्टेंट ये सुने होंगे, कटौती प्रस्ताव। ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है? एक्चुअली कटौती प्रस्ताव विरोध करने का तरीका, कटौती प्रस्ताव एक्चुअली क्या होता है कि बजट जो एलोकेट कर दिया जाता है, आप जानते हैं बजट में बहुत सीमित अधिकार संसद को भी है, यानी विपक्ष को भी है, राष्ट्रपति का भी अनुमोदन उसमें मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेकर आती है। ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ये कटौती प्रस्ताव, इसको बोला जाता है टोकन कटौती प्रस्ताव। ये कटौती प्रस्ताव और कुछ नहीं है, ये सरकार का विरोध करने का तरीका है। मान लीजिए कि सरकार किसी क्षेत्र में 1000 करोड़ एलोकेट की, तो कटौती प्रस्ताव विरोध करने के रूप में बोलेंगे नहीं 1000 करोड़ गलत है, इसमें 1 रुपया कम होना चाहिए। समझिए बात को, 1000 करोड़ गलत है, इसमें 1 रुपया कम होना चाहिए, इससे तो वित्तीय राशि नहीं जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, विपक्ष क्या हुआ, बात उठाया, विपक्ष बात को रखा, किस लिए कि नहीं आप जो कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार, सत्ता पक्ष का विरोध, यानी विपक्ष द्वारा बजट के दौरान अपना पक्ष रखने का जो तरीका होता है वो होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के तहत वो अपने बातों को सदन पे रखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये पूरी प्रक्रिया के दौरान, जैसा मैंने कहा था कि समय लगता है, इसलिए लेखानुदान भी आर्टिकल 116 के तहत, लेखानुदान के तहत, ताकि सरकारी काम ना रुक जाए तो फंड भी एलोकेट हो जाता है। तो ये बजट से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सभी कुछ इसमें शामिल है। हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल रहा था कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा ना जेंडर बजट। ये जेंडर बजट क्या होता है? तो जेंडर बजट आप समझ गए कि जेंडर के, अब जो बजट में जो फंड एलोकेट हो रहा है उसमें जेंडर को भी ध्यान रखा गया। यानी अगर जेंडर को ध्यान में रखते हुए बजट के सर्टन अमाउंट को जेंडर के लिए अलग से रख दिया जाए तो वो क्या हो गया, जेंडर बजट हो गया। सामान्यतः जेंडर बजट क्या होगा कि जेंडर के ऊपर डेडिकेटेड बजट, उसको जेंडर बजट बोला जाता है। अब चलिए बात कर लीजिए कि होता है परफॉर्मेंस बजट। ये परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट, चलिए यहाँ लिख दे, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट जैसा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि परफॉर्मेंस बजट क्या है कि उसमें यह देखा जाता है कि जो बजट आ रहा है वो होता है कि उसके निष्पादन, परफॉर्मेंस के हिसाब से, निष्पादन के हिसाब से कि जो पिछला बजट आया था उस बजट में क्या परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए बजट में जो फंड एलोकेट किया जाएगा उसमें पिछला परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाएगा। यानी एक तरह से हो गया कि जो बजट कमिंग फ्यूचर में आने वाली है वो पिछले परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया। अब सपोज कीजिए कि मनरेगा है, मनरेगा में 500 करोड़ दिया गया, तो पिछले बजट में जो 500 करोड़ दिया गया उसका परफॉर्मेंस क्या था, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले बजट में जो फंड है उसको एलोकेट किया जाएगा। तो इस तरह के बजट को क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस बजट। यानी पिछला परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जो बजट आता है उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस बजट। एक होता है आउटकम बजट।
ये आउटकम बजट। तो परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि जब बजट तैयार होने लगता है तो पिछले बजट में जो उसको फंड एलोकेट किया गया था उसके राशि को ध्यान में रखते हुए, उसके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए फंड को एलोकेट किया जाता है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस बजट। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग आउटकम बजट की। तो आउटकम बजट में क्या होता है कि आउटकम बजट में जो फंड एलोकेट किया जाता है उसको वर्ष में 4 बार इसको, मतलब प्रत्येक 3 महीने में इसके परफॉर्मेंस को जांचा जाता है कि जो बजट का एलोकेशन हुआ था उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो ये वेरी सिमिलर टू परफॉर्मेंस बजट, बट आउटकम बजट में क्या है कि प्रत्येक 3 महीने में होता है, जबकि परफॉर्मेंस बजट जब कमिंग बजट आने वाला होता है उस समय उसके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाता है। एक और आपने देखा होगा कि जीरो बेस बजट, शून्य आधारित जीरो बेस बजट। ये जीरो बेस बजट क्या होता है कि पिछला जो बजट है इसमें क्या है कि उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ, उसको दरकिनार करते हुए पिछला जो भी बजट का जो राशि था उसको शून्य मान लिया जाता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ा जाता है। यानी पिछला जो भी राशि एलोकेट किया गया था उसको जीरो मानकर आगे बढ़ जाना, उसको जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित बजट कहा जाता है। ये आप टर्म हमेशा आप बजट में देखेंगे। इससे पहले मैंने कहा था जेंडर बजट, और मैंने ये भी कहा था कि जब भी बजट की बात होगी तो थोड़ा सा झारखंड की बात को भी रखेंगे। तो झारखंड की बात में आप देख लीजिए कि झारखंड में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, रुकिए इसके यहाँ लिख देते हैं, 4 पॉइंट है ये। आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ? झारखंड में। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण जानते हैं ना, बजट आने से ठीक पहले होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट आने से ठीक पहले सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे राज्यों की विधानसभा में या फिर संसद में हो। आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड में, तो झारखंड में पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण वो 2016-17 में प्रस्तुत किया गया था। ये झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2016-17 में किया गया था। झारखंड में पहली बार कृषि बजट यानी एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए बजट लाया गया था, उसको बोला गया कृषि बजट। ये भी 2016-17 में आया था, ठीक है। कृषि बजट 2016-17 में आया था। जेंडर बजट 2018-19, जेंडर अभी बताए थे हम, जेंडर पर आधारित ये हो गया 2018-19। और फिर एक ये झारखंड में क्या था, चाइल्ड बजट आया था। झारखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य था जो चाइल्ड के आधार पर बजट को ही क्लासिफाई कर दिया, यानी बाल बजट, चाइल्ड बजट, बाल बजट। ये 2019-2020 के समय लाया गया था। ये झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो बजट का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सारा इसमें शामिल है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो बजट आता है, बजट का प्रोसेस क्या होता है, उसको भी समझने में सहूलियत प्रदान करता है।